मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो एक है सीबीएसई और दूसरा है बिहार बोर्ड। हम क्लास 11th के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, पहला हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया अकाउंटेंसी, तीसरा हो गया बिजनेस स्टडीज, चौथा हो गया इकोनॉमिक्स, पांचवा बहुत बच्चे पेंटिंग लेते हैं, बहुत बच्चे फिजिकल पढ़ते हैं, बहुत बच्चे इसके जगह पर ईपीएस भी पढ़ लेते हैं, बहुत बच्चे म्यूजिक ले लेते हैं, एक्सेट्रा। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो 6 पेपर भी इसमें से कोई एक आउट कर सकते हैं। तो आपका हो गया टोटल 500 नंबर का। बिहार बोर्ड में भी सेम पैटर्न है। यहाँ पे आपका हो गया पहला इंग्लिश, दूसरा हो गया हिंदी। ये आप ले सकते हैं 50 नंबर का, तो यह लेना होगा 150 नंबर का, या यह लेते हैं 150 नंबर का, तो यह लेना होगा 50 नंबर का। अब इसमें नेक्स्ट पेपर आ जाता है आपका अकाउंटेंसी। 4th नंबर में आ गया आपका बिजनेस स्टडीज, और 5th नंबर में हो गया आपका ईपीएस या इकोनॉमिक्स। बिहार बोर्ड में चूंकि इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट ईपीएस को प्रेफर करते हैं। इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। सीबीएसई में सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के नंबर हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में इसमें आपका मेन पेपर हो गया अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। इसमें 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। इसमें 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। सीबीएसई के लिए हमने डीके गोयल और बिहार बोर्ड के लिए हमने कहा एसके सिंह की बुक आप ले सकते हैं। जहां तक सिलेबस में डिफरेंस की बात है, तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के सिलेबस में 1% का भी कोई अंतर नहीं है। केवल सवाल पूछने का तरीका दोनों बोर्ड का अलग अलग है। तो अभी हम लोग एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमें मेहनत करना है, टैलेंट हासिल करना है। मार्क्स के लिए हम लोग बात करेंगे जब 12 में जाएंगे। जब हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला रहेगा, तो लास्ट के कुछ महीनों में हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे। आज हम लोग अकाउंटेंसी में कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिक में हम लोग डिस्कस करेंगे
दिया है टाइप्स ऑफ स्टॉक, टाइप्स ऑफ स्टॉक। ये नहीं सोचना है कि हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में जाने, अकाउंटेंसी का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सब बातें बताएंगे तो क्लास जो है वो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग इनिशियल स्टेज में पढ़ेंगे जिसको पढ़ने से हमें अच्छा भी लगे, कुछ नॉलेज भी डेवलप हो और हमें बोर फील ना हो, हम ऐसा महसूस करें कि हमें अच्छा लग रहा है पढ़ के। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा रॉ स्टॉक। एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है गुड्स इन ट्रांजिट, एक होता है डेड स्टॉक, एक होता है कंज्यूमेबल स्टॉक एंड सो मेनी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। तो ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए कि हम कोई एक बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं तो दुकान हमने आज सुबह में खोला, दुकान हमने सुबह में खोला तो हम देखेंगे कि दुकान में कुछ सामान है, तो यह सामान जो दुकान में हमें दिख रहा है, इसी सामान को बेचने के उद्देश्य से ना हमने आज दुकान खोला है। दुकान खोलने का तो कोई दूसरा उद्देश्य था नहीं, इस सामान को हमें सेल आउट करना है, डिस्पोज करना है। तो दुकान में जो आज हमको बेचने के लिए सामान सुबह में अवेलेबल था, उस सामान को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। एकदम सिंपल। आज दुकान में जो सामान हमें बेचने के लिए अवेलेबल है, स्टार्टिंग में दुकान का शटर उठाया, जो सामान हमें दिख गया, यह सामान वह सामान है जो हम कल बेच नहीं पाए थे और उसी सामान को आज हम बेचना चाह रहे हैं, तो वह सामान आज के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। आज दिन भर हमने दुकान चलाया, सामान भी बेचा, आज जब हम दुकान को फिर बंद कर रहे होंगे तो फिर कुछ न कुछ सामान हमारे दुकान में बचा होगा, वह सामान हमारा आज का क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक, वैसा स्टॉक जो हम आज
नहीं बेच पाए हैं वह हमारा आज का क्लोजिंग स्टॉक है। जो हम आज नहीं बेच पाए हैं वो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। और जो सामान आज सुबह में हम दुकान खोलते समय पाए थे दुकान में, वह हमारा आज का ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में एकदम बहुत स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आज जो सामान हम नहीं बेच पाए, क्लोजिंग स्टॉक। आज जिस सामान को हमें बेचना है, ओपनिंग स्टॉक। दुकान खोले, जो सामान मेरे दुकान में अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक। दुकान आज हम बंद कर रहे हैं, जो सामान आज हम नहीं बेच पाए, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब समझते हैं रॉ स्टॉक क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं तेल का, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कहां से आएगा? किसान फार्मर खेती करेगा, खेती करेगा तो सरसों का उत्पादन करेगा। सरसों का उत्पादन करने के लिए किसान को सरसों का बीज खेत में रोपना पड़ेगा, उसकी खेती करनी पड़ेगी। तो सरसों का बीज जो हो गया, जिससे हम मस्टर्ड का उत्पादन करेंगे, वह सरसों का बीज इस किसान के लिए रॉ स्टॉक या रॉ मटेरियल इसे ही कहते हैं, कहलाएगा। ठीक है, सरसों का बीज मेरे लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब सरसों का बीज हमने खरीद करके लाया, उसे हमने खेत में रोप दिया। अब हमारे पास न सरसों का बीज है और न ही हमारे पास तैयार सरसों है। वो सरसों कहां चला गया? वो खेत में चला गया। अब वो खेत में धीरे धीरे उसका पौधा होगा, फिर पौधा तैयार होगा, फिर उसको हम काटेंगे, फिर उसको हम तैयार करेंगे, तब ना मुझे सरसों मिलेगा। लेकिन जब तक वह सरसों हमें पुनः प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वह सरसों खेत में पड़ा रहेगा। तो उसे हम लोग कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस दैट मीन्स मटेरियल हमारे पास अब ना रॉ फॉर्म में है और ना ही फिनिश गुड्स में है। रॉ फॉर्म क्या था मेरा? सरसों का बीज। और फिनिश गुड क्या हो जाएगा? फिर सरसों जो लार्ज क्वांटिटी, सरसों का बीज कितना, मैं 1 kg 2 kg बीज खरीदता हूं, और सरसों कितना तैयार होगा? तो क्विंटल्स में तैयार हो जाएगा। तो उसके बीज का प्रोसेस, जो फसल खेत में लगा हुआ है, उसे हमने क्या कह दिया कि यह हमारा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम लोग कहते हैं कार्य प्रगति पे है। मतलब यह ना रॉ फॉर्म में है और न ही अब यह हमारा फिनिश गुड तैयार हुआ है। ठीक, अब समझते हैं कि फिनिश गुड्स क्या होता है। तो फिनिश गुड्स का मतलब होता है वैसा स्टॉक जो बेचने के लिए रेडी है। दैट मीन्स अब उस पे बेचने वाले को, सेलर को कोई फर्दर वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो वह हमारा फिनिश गुड कंसीडर किया जाएगा। सेलर को अगर उस पे अब कोई भी काम करना बाकी नहीं है, तो वह सेलर के लिए क्या कंसीडर किया जाएगा? फिनिश गुड कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पे एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड हो गया, ये पार्टी टू पार्टी डिफर करेगा। मैंने एग्जांपल लिया यहां पे कि मैंने बीज खरीदा। बीज किसने बेचा? कोई बीज भंडार वाला बेचा। तो बीज भंडार वाले के लिए वह बीज जो है वह फिनिश गुड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसे केवल बीज बेच देना, उसे उस पर कुछ करना ही नहीं है।
किसान ने वही बीज खरीद करके लाया, तो वह बीज जो किसान खरीद करके लाया है वह उसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि वह उस बीज को खेत में रोपेगा, उससे फसल तैयार करेगा, मतलब उस पर अभी कुछ काम करना बाकी है। जब वो फसल तैयार कर लिया, उसके पास सरसों तैयार होकर के उसके पास सरसों का पूरा क्वांटिटी कलेक्ट कर लिया, वो खेत से निकाल लिया, तो वह सरसों उसके लिए क्या हो गया, फिनिश गुड हो गया, क्योंकि अब उस किसान को उस सरसों पे कोई काम करना बाकी नहीं रह गया है। अब वह सरसों कौन खरीदेगा, वह सरसों खरीद लिया फॉर एग्जांपल हाथी मार्का कंपनी। हाथी मार्का कंपनी ने वह सरसों खरीद लिया, तो वह सरसों उस हाथी मार्का कंपनी के लिए हो गया रॉ मटेरियल। अब हाथी मार्का कंपनी क्या करेगा, या कोई भी कंपनी, हमने एक एग्जांपल ले लिया है हाथी मार्का, तो उसमें उस सरसों को फिर प्रोसेस करेगा, उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको पेड़ेगा, रिफाइन करेगा एक्सेट्रा, तो उसके पास क्या आ गया, तेल आ गया निकल करके। तो तेल उसके लिए क्या हो गया, अब वो तेल का उससे कुछ नहीं करना है, तो तेल उसके लिए क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। इसी में एक नया चीज आ गया, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, अब समझ लीजिए ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे सरसों का हमने तेल पेड़ा, तो तेल पेड़ने में क्या होगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसमें निकलता है खल्ली, बोलते हैं हम लोग खल्ली। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था सरसों का तेल, लेकिन वो तेल बनाने में बन क्या गया, खल्ली। तो खल्ली क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, और सरसों का तेल क्या हो गया, तो वह हमारा फिनिश गुड्स कह लीजिए, या उसे हम लोग मेन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। दैट मीन्स जब किसी मेन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने के कोर्स में कोई दूसरा वैसा प्रोडक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम न करना चाहते थे, फिर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, उस प्रोडक्ट को हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हम चावल अगर हांडी में बनाएंगे, तो चावल बनाने में मार का बन जाना, मार हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मार बन गया, तो वह मार मेरे लिए क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। किसान जो है वो केवल सरसों चाह रहा था, लेकिन सरसों के साथ क्या बन गया, उसका बहुत सारा जलावन, जो पाक जिसमें हम सरसों निकाल लिए हैं फिल्टर करके, है ना, तो वह उसका क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। जैसे हम धान को कुटवाएंगे, तो उसके साथ भूसा क्या निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ऊख का रस हम निकालेंगे, तो ईख के रस के साथ क्या निकल गया अलग, वो उसका सिट्ठी बोलते हैं, है ना, तो वो उसका क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, जिसको हम बनाना चाहते थे, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम इंटेंशनली कर रहे थे, वो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट है जिसे बनाना हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी वह बन गया है, बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। फिर आप थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हाथी मार्का ने उस तेल को बेच दिया, किसे बेच दिया, तो वह किसी हल्दीराम से बेच दिया। तो हल्दीराम क्या करेगा, उसी तेल से क्या करेगा, वो कोई मिक्सचर बना देगा, कोई सामान बना करके बेचेगा, तो हल्दीराम के लिए वह तेल क्या हो गया, तो वह उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। वह तेल अगर हम हाउसहोल्ड वाले अगर खरीद लेंगे, हाउसहोल्ड एक टर्म है, हाउसहोल्ड मतलब हम लोग जो हैं, जो घर में रहते हैं, घर में काम करते हैं, उनको हाउसहोल्ड हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हाउसहोल्ड वाले जो उस तेल को खरीद करके घर में लाए हैं, उससे सब्जी बनाए हैं या उसका कोई काम किए हैं, तो वह उनके लिए क्या हो गया, वह उनके लिए हो गया कंज्यूमेबल स्टॉक। क्या हो गया, कंज्यूमेबल स्टॉक। अब कहिए कंज्यूमेबल स्टॉक क्या होता है, कंज्यूमेबल स्टॉक का मतलब होता है कि वैसा स्टॉक जिसे कंज्यूम करने, दैट मींस खपत करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमेबल स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे घर में एक दिन में 1 केजी आटा का खपत है,
तो क्या हम पर डे 1 kg आटा लाते हैं? नहीं, हम एक दिन में 10 kg 20 kg अपने सहूलियत के हिसाब से आटा परचेज कर लेते हैं और उस आटा से हम धीरे धीरे निकाल करके घर में खाना बनता है। फिर जब थोड़ा सा बच जाता है तो हम दूसरा आटा का ऑर्डर दे देते हैं। जब थोड़ा सा बच जाता है इसे भी एक स्टॉक निकल करके आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्टॉक। रिजर्व स्टॉक, रिजर्व स्टॉक को ही हम लोग कहते हैं बेस स्टॉक। ये घर से हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप लोगों की मम्मी जब आटा का फर्दर ऑर्डर प्लेस कर देती है गार्जियन को कि आटा खत्म हो गया है, आटा लाना है, चीनी खत्म हो गया है, चीनी लाना है, तो चीनी खत्म हो गया है दैट मींस ऐसे नहीं कि आपके घर में 1 चम्मच भी चीनी नहीं है। आपके यहाँ जब चीनी का बहुत कम क्वांटिटी बच जाता है दैट मींस 1 से 2 से 3 दिनों की ही चीनी बची होती है तो वो चीनी लाने के लिए बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरा चीनी खत्म हो गया, चीनी लाने के लिए बोले, किसी कारण बस चीनी नहीं आ पाया, समय नहीं मिला, भूल गए, कोई कारण हो गया, तो उस केस में क्या होगा? काम हैम्पर होगा। कोई गेस्ट आ गए तो हमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील होगी कि अब हम चाय कैसे बनाएं। तो उस स्थिति के लिए क्या किया जाता है कि गार्जियंस ऐसा रूल बना लेते हैं कि जब इतनी क्वांटिटी रहेगी जिसे हम लोग बेस स्टॉक या रिजर्व स्टॉक कहते हैं तो हम दूसरा फिर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ स्टॉक, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, बाय प्रोडक्ट, रिजर्व स्टॉक या बेस स्टॉक, बोथ आर सेम। कंज्यूमेबल स्टॉक, कंज्यूमेबल स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जिसे हम कंज्यूम करने के इंटेंशन से बनाते हैं, जिसे खपत कर लेना ही मेरा उद्देश्य होता है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। ये हो गया मेरा कंज्यूमेबल स्टॉक। अब पढ़ना है गुड्स इन ट्रांजिट और डेड स्टॉक, ऊपर से मिटाते हैं। अब समझ लीजिए गुड इन ट्रांजिट क्या होता है। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब हो गया जैसे हमने माल मंगवाया कहीं से, मान लीजिए सूरत से, सूरत से हम माल मंगवा रहे हैं और हम कहां हैं? हम हैं यहां मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो सूरत से माल चलेगा तो हर जगह क्या होती है? एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। तो सूरत का जो बिजनेसमैन होगा वो यहां के ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माल हैंड ओवर कर दिया। इस ट्रांसपोर्टर का काम है कि यह यहां से माल को ला करके मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करेगा और फिर मुजफ्फरपुर का ट्रांसपोर्टर वह सामान हमें ला करके देगा या हम जाकर के उससे खुद डिलीवरी ले सकते हैं, जैसा हमारा टर्म एंड कंडीशन पहले से डिसाइड किया गया है। तो अब यहां समझना है कि यह माल इसके यहां से जैसे ही आउट हो गया, रिसीव किया है या नहीं किया है इससे मतलब नहीं है। इस सूरत के बिजनेसमैन के पास से इसके स्टॉक से माल जैसे ही आउट हो गया, यह कंसीडर किया जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। अब यहां से निकल करके इसके ऑफिस में 2 दिन सामान रह जाए कोई मतलब नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट ही हम बोलेंगे। यहां से ये गाड़ी आ रही है, रास्ते में गाड़ी चल रही है, फिर भी गुड्स इन ट्रांजिट ही बोलेंगे। गाड़ी 2 दिन जाम में फंस गई फिर भी हम गुड्स इन ट्रांजिट ही बोलेंगे। वह माल यहां इसके ट्रांसपोर्ट एजेंसी में रिसीव कर लिया गया फिर भी हम गुड्स इन ट्रांजिट ही बोलेंगे। जब तक हम इस एजेंसी से माल रिसीव नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसे गुड्स इन ट्रांजिट ही बोलेंगे। एनी डाउट? मतलब जब तक
माल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के कस्टडी में होगा, हम गुड्स इन ट्रांजिट ही बोलेंगे। क्लियर? अब आ जाइए, एक हो गया डेड स्टॉक, कुछ और स्टॉक का नाम लिख लेते हैं। डेड स्टॉक, ब्लैक स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ मार्केट, आउट ऑफ ट्रेंड या फैशन बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं डिस्प्ले स्टॉक, डिस्प्ले स्टॉक, एक्सेट्रा, काफी हो गए। डेड स्टॉक क्या है? डेड स्टॉक को ही हम लोग एक्सपायर्ड स्टॉक भी कह सकते हैं। मतलब वैसा स्टॉक जो अब काम में लाने योग्य नहीं रह गया है, वैसा स्टॉक जिसे अब हम यूज नहीं कर सकते हैं, वैसा स्टॉक जो खराब हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, या अब हमारे काम का नहीं बचा है, डेड स्टॉक कहा जाएगा। दो तीन एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट जिसपे एक्सपायरी डेट लिखा है ना, जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट, उस पे एक्सपायरी डेट लिखा है, एक मेडिसिन, उस पे एक्सपायरी डेट लिखा है, वो एक्सपायरी डेट अगर खत्म हो गया, मान लीजिए कि लिखा है उस पे मई 2020, अभी तो जुलाई आ गया, मई तो बीत गया, तब उस मेडिसिन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उस मेडिसिन को हम क्या कहेंगे? डेड स्टॉक कहेंगे या एक्सपायर्ड स्टॉक कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई कंपनी बुक छाप रही है, ठीक है, तो उसने बुक छापा, 500 कॉपी हमने प्रिंट कर दिया बुक का, और अब हमें पता चला कि ये सिलेबस में ये चैप्टर डिलीट हो गया और ये चैप्टर ऐड ऑन हो गया। अब वो बुक हमारे लिए स्क्रैप हो गया, वो बुक नहीं बिकेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा उस बुक को खरीदना, परचेज करना पसंद नहीं करेगा जिसमें वो सारे कंटेंट नहीं जो हमें पढ़ना है। तो वह बुक आपके लिए कौन सा स्टॉक कंसीडर किया जाएगा? डेड स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाइए, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ब्लैक स्टॉक। ब्लैक स्टॉक क्या है? ब्लैक स्टॉक का मतलब होता है वैसा स्टॉक जो हमारे पास उतनी मात्रा में अवेलेबल है जितनी मात्रा में हम उसे अपने पास रखने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एकदम बहुत सारा एग्जाम्पल है इससे। जैसे जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था तो प्याज की कीमत अचानक भागने लगा था, 70, 80, 90 रुपए तक चला गया था। अभी वो फिर कंट्रोल होकर के आ गया है गेनिंग प्राइस पे। तो उसमें हुआ क्या? अचानक हुआ कि हाँ गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जिसके पास सामान था उसने उसको होल्ड कर दिया, कम निकाला मार्केट में बेचने के लिए। लोगों को उसकी जरूरत ज्यादा थी। तो जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाती है और मार्केट में वो सामान कम होता है तो उसकी प्राइस अचानक बढ़ने लगती है। ये नेचुरल बात है और सही भी बात है। लेकिन अगर मार्केट में वो सामान इजीली अवेलेबल है लेकिन हम उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम उसे अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखे हुए हैं, बेच
बेचना नहीं चाह रहे हैं कि और इसका दाम हम बढ़ाएं और दाम बढ़ाएं और दाम बढ़ाएं, तो ज्यादा मुनाफा लेकर के बेचेंगे, तो वह स्टॉक हमारे लिए कहलाता है ब्लैक स्टॉक। इसे ही हम लोग ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, काला बाजारी। यह एक तरीके से इलीगल होता है, ठीक है। मतलब स्टॉक की वह मात्रा जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है, तो उस क्वांटिटी से एक्सेस जो क्वांटिटी आपके दुकान में अवेलेबल होगा उसे हम लोग ब्लैक स्टॉक कहते हैं। इज इट क्लियर? इसी का और अगर कोई स्टॉक मार्केट प्राइस से ज्यादा मूल्य पे बेचा जा रहा है तो वही प्राइस हो गया ब्लैक प्राइस। काला बाजारी जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वही ब्लैक प्राइस लेने, ब्लैक मनी लेने के लिए कि ज्यादा पैसा हमें मिले तो लार्ज क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट होगा। अब समझ लीजिए आउट ऑफ स्टॉक। व्हाट इज आउट ऑफ स्टॉक? ये बहुत आम बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान है, दुकान में मैं गया चीनी लेने के लिए, हमने कहा कि भाई साहब 2 केजी चीनी दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि भैया चीनी तो अभी नहीं है, शाम में ले लीजिएगा, शाम में मेरा सामान आ जाएगा, शाम में हम दे देंगे। तो वह चीनी उस दुकान के लिए तत्काल प्रभाव से आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आउट ऑफ मार्केट का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीनी ना मेरे दुकान में है ना उनके दुकान में, मेरे दुकान में नहीं है, उस दुकान में है, उस दुकान में है, मतलब हर दुकान में अवेलेबल है, केवल एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे दुकान में खत्म हो गया है। क्लियर? दूसरा हमने कहा आउट ऑफ मार्केट, मतलब वैसा कोई प्रोडक्ट जो न मेरे दुकान में अवेलेबल है, न उस दुकान में अवेलेबल है, न उस दुकान में अवेलेबल है, दैट मीन्स किसी दुकान में अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं आउट ऑफ मार्केट। मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर चल रहा है, दैट मीन्स इस प्रोडक्ट को फिर भविष्य में मिलने की संभावना है, अभी तत्काल प्रभाव से इसकी आपूर्ति जो है सो बाधित हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन के लिए कभी हो जाता है कि टिटनेस का वैक्सीन आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, मिलता ही नहीं है। अभी हम कह सकते हैं डिटॉल जो है वो अभी हम कह सकते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो कहीं कहीं मिल ही जा रहा है, लेकिन इजीली वे में हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड इस लॉकडाउन में अचानक ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके कारण कभी कभी परेशानी हो रही है। मतलब आउट ऑफ मार्केट मतलब कि मार्केट के किसी भी दुकान में अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो उसे हम लोग कहेंगे आउट ऑफ मार्केट। अब कहता है आउट ऑफ ट्रेंड या आउट ऑफ फैशन। हम लोग कहते हैं ना कि ये ड्रेस अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मतलब वैसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में अब कोई डिमांड ही नहीं बचा है, देयर इज नो एनी डिमांड फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, then that product will be considered as out of fashion या out of trend. I am not saying that that product is not easily available. Product है लेकिन उसका कोई डिमांड ही नहीं है, वो ट्रेंड उसका खत्म हो गया है, लोग उसे चाह ही नहीं रहे हैं, मतलब वो बिक ही नहीं रहा है, तो कुछ दिन बाद वह हो जाएगा, बिकना वो बंद हो जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाता है, डिमांड कम हो जाता है, डिमांड घट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आउट ऑफ ट्रेंड या आउट ऑफ फैशन। एक इसमें लिखा गया है डिस्प्ले स्टॉक। व्हाट इज डिस्प्ले स्टॉक? डिस्प्ले स्टॉक का मतलब होता है
कि वैसा स्टॉक जिसे हम कंज्यूमर को देखकर अट्रैक्ट होने के लिए शोकेस में लगाते हैं। दैट मीन्स स्टॉक की वह छोटी क्वांटिटी जिसे दिखा करके हम एक लार्ज स्टॉक को सेल आउट करने का इंटेंशन रखते हैं, उस स्टॉक को हम लोग डिस्प्ले स्टॉक कहते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टॉक के बारे में बात किया। अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में या उस समय संभव हो तो उस समय भी हम देंगे। आपको हम 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर एक डाउट का संपूर्ण सॉल्यूशन मिले, निश्चित मिलेगा। केवल आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपको हमने जो बताया वो कितना समझ में आया, आप इन बातों से अपने आप को कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। आप जितना ज्यादा कोरिलेट कर पाइएगा उतना ज्यादा आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।